हेलो स्टूडेंट्स, हम आधुनिक भारत में सोशल रिफॉर्म्स, धार्मिक सुधार, इस शीर्षक को पढ़ रहे थे। इस क्रम में हमने ब्रह्म समाज पढ़ लिया, प्रार्थना समाज पढ़ लिया, यंग बंगाल मूवमेंट के ऊपर हमने बातें करी हैं, सत्यशोधक समाज के ऊपर बातें करी हैं। आज कुछ और बातें आगे करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर बम्बई के बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। इनका कार्यक्षेत्र बम्बई रहा हुआ है। इन्होंने जो ब्राह्मणवादी जो समाज है उसके ऊपर आर्गुमेंट किया और उसकी रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया, और इनके द्वारा एक साप्ताहिक दर्पण के नाम से उसका संपादन किया गया। प्रश्न बाल शास्त्री जाम्बेकर के नाम से सिंपल आया हुआ है कि दर्पण नामक पत्रिका का संपादन किन के द्वारा किया गया था। सीधा सीधा उत्तर बाल शास्त्री जाम्बेकर। इनका कार्यक्षेत्र बंबई में रहा और इन्होंने ब्राह्मणवादी जो रूढ़ियाँ थी, ब्राह्मणवादी जो समाज था या उसकी जो रूढ़ियाँ थी, उसके ऊपर सीधे सीधे कटाक्ष किए हैं। दर्पण नामक साप्ताहिक का इन्होंने संपादन किया है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो इनकी ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म समाज से प्रभावित हैं, उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हैं, प्रार्थना समाज की शिक्षाओं से प्रभावित हैं। आगे कुछ विद्यार्थियों ने शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियों का निर्माण किया। एजुकेशन एंड साइंटिफिक कमिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय सम स्टूडेंट्स। इन कमिटियों का निर्माण या इन समितियों का निर्माण 1848 में कुछ युवा छात्रों ने किया। इन समितियों की दो शाखा थी, एक शाखा थी गुजराती शाखा और एक शाखा थी मराठी शाखा। इन छात्रों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक तार्किकता को लेके सामाजिक जो रूढ़ियाँ थी उनको तोड़ने का प्रयास किया, और इन समितियों का जो मुख्य लक्ष्य था अपनी तार्किकता के साथ समाज को कन्वे करने का, उसके पीछे मुख्य जो लक्ष्य था या ध्येय था वह यह था कि ये बालिकाओं को और स्त्रियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर पाएँ या समाज को प्रेरित कर पाएँ कि वो बालिकाओं की और स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दे या उसका प्रोत्साहित करें। इन कमेटियों की दो शाखाएं हैं, गुजराती और मराठी। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी भी युवा भारत और भारत के युवाओं के प्रति बड़े आशावादी नियत से देख रहे हैं, और उम्मीद है और वाकई में जो इस समय छात्र हैं या युवा हैं वो बहुत शानदार काम भी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक समितियाँ कहाँ इनका कार्यक्षेत्र था या कब इसको स्थापित किया गया। तो कार्यक्षेत्र दो भाषाई क्षेत्र हैं, गुजराती और मराठी। तो गुजरात और मराठा वाला जो क्षेत्र है, ख़ास तौर पे उस समय तो महाराष्ट्र का ही हिस्सा था, वहाँ दोनों भाषाएं बोली जाती थी। तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इन समितियों ने काम किया। और कब स्थापित की गई? 1848 में स्थापित की गई। ठीक है, एजुकेशन एंड साइंटिफिक कमिटीज बाय द स्टूडेंट्स। अगली बात करते हैं परमहंस मंडलियों की। मुझे इतनी उम्मीद है कि परमहंस मंडलियों के बारे में आपने इससे पहले भी समझा होगा, क्योंकि मैं जब ब्रह्म समाज के बारे में बात कर रहा था मैंने सत्यशोधक समाज के बारे में बात करी और कुछ और सामाजिक परिवर्तनों, प्रार्थना समाज के बारे में बात करी। तो एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो प्रार्थना समाज है वह निम्नलिखित में से किसका एक अग्रिम रूप है या किसका एक बड़ा हुआ या एक आधुनिक रूप है। तो उत्तर उसका था परमहंस मंडलियों का। परमहंस मंडलियाँ ये थोड़ी सीक्रेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्म समाज की जो सीख हैं या ब्रह्म समाज की जो शिक्षा है उनसे प्रभावित होती हैं परमहंस मंडलियाँ। 1849 में स्थापित की जाती हैं परमहंस मंडलियाँ। महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनको स्थापित किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में धार्मिक सुधार के संदर्भ में या सामाजिक सुधार के संदर्भ में स्थापित होने वाले पहला जो समिति थी या जो आरंभिक समिति थी वो कौन थी। तो उसका उत्तर होगा परमहंस मंडलियाँ। अब परमहंस मंडलियों ने एक बहुत आइकोनोक्लास्टिक काम किया। आइकोनोक्लास्टिक जो होता है वो एक नई रीतियों को चलाने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो नव रीति इसने क्या चलाई थी? इनकी एक शर्त हुआ करती थी कि परमहंस मंडलियों के जितने भी सदस्य होंगे वह एक साथ भोजन करेंगे और उसमें किसी भी प्रकार की जाति भेद को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। विवेकानंद का एक विचारधारा रही हुई है कि वो अतिवादी हिंदुत्व का विरोध करते हैं और ख़ास तौर पे जब हिंदुज़म की एक सोच पैदा होती है कि आई एम अ सेपरेट वन या आई एम अ वेरी स्पेशल वन, सो डोंट टच मी, ठीक है, डोंट यूज़ माई इक्विपमेंट्स और समथिंग एल्स, कि मुझे मत छो, ठीक है, या डिपार्थित की एक अप्रोच जो उसकी रहती है कि नहीं मैं दूरी बना के रखूँगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, खाने में, रहने में, पानी पीने में, इस तरीके की चीज़ों में वो अपने आप को सेपरेट दिखाने की जो बात करता है, तो उस अतिवादी हिंदुत्व का विरोध विवेकानंद भी करते हैं। तो उसका शुरुआत, उसका आरंभिक रूप आपको महाराष्ट्र के अंदर परमहंस मंडलियों में देखने के लिए मिलता है, जिनके सदस्यों के लिए अनिवार्यता थी कि जो भी उसके सदस्य होंगे उनके लिए अनिवार्यता थी कि वो एक साथ, मंडली के सभी सदस्य एक साथ भोजन करेंगे। भोजन किसी के द्वारा भी बनाया जा सकता है, भोजन किसी के द्वारा भी परोसा जा सकता है, आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की जातिवाद, किसी भी प्रकार की छुआछूत या किसी भी प्रकार के अतिवाद की विचारधारा से आप संलिप्त नहीं रहेंगे। और जातिवाद के ऊपर एक सीधा चोट परमहंस मंडली ने देने का प्रयास किया था, प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया था। ठीक, तो उस क्रम में जब आगे प्रार्थना समाज की स्थापना होती है तो परमहंस मंडली ऑटोमेटिक मर्ज किसमें हो जाती है? प्रार्थना समाज में, क्योंकि प्रार्थना समाज भी ब्रह्म समाज के इन विचारधाराओं से ओतप्रोत है कि छुआछूत का विरोध किया जाएगा, स्त्री की दशा का सुधार किया जाएगा, ठीक, सामाजिक सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें परमहंस मंडलियों के अंदर हैं और वह ऑटोमेटिकली समाहित किसमें हो जाती हैं? प्रार्थना समाज में। गोपाल हरि देशमुख बड़ा प्रसिद्ध नाम है, उत्तराखंड पीसीएस के अंदर, इस समय सीडीएस के अंदर, जो वर्तमान का सीडीएस था, सीडीएस के अंदर, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, एनडीए के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। प्रश्न पूछा गया था, लोकहितवादी किनका उपनाम है या लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? उत्तर था गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख अपने तार्किक विचारों से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचारों से समाज के अंदर होने वाली जो रूढ़ियाँ थी, जो आडंबर थे, उनके ऊपर कटाक्ष करते थे और अपने तर्कों से रूढ़ियों को काटने का काम करते थे और उनको काटने में सफल रहे हुए हैं। गोपाल हरि देशमुख एक कथन कहते हैं धर्म के संदर्भ में। ही स्टेटेड दैट इफ अ रिलीजन कैन नॉट बी चेंज द सोशल ऑर्डर और द सोशल सिस्टम और कैन नॉट अपलिफ्ट द सोसाइटी, देन दैट रिलीजन मस्ट बी अल्टर्ड। यदि कोई धर्म समाज का उत्थान नहीं कर सकता, समाज का विकास नहीं कर सकता, तो ऐसे धर्म को बदल दिया जाना चाहिए या उसको त्याग दिया जाना चाहिए। एक तरीके से कम्युनिटी के लिए बात करते हैं कि यदि आपके धर्म के अंदर किसी भी नई प्रथा के आरंभ होने के स्थितियां नहीं हैं या आपका धर्म इतना कॉम्पैक्ट है, इतना रूढ़िवादी है कि उसके अंदर कोई भी नई रीति का संचालन नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स इफ अ रिलीजन इज नॉट आइकोनोक्लास्टिक, दैट मीन्स इफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन हैज़ नो रूम टू चेंज और टू एक्सेप्ट द चेंज, तो उस रिलीजन को बदल दिया जाना चाहिए। दैट मीन्स आप एक नए धर्म की तरफ को जा सकते हैं। और ये जो कथन है, ये कथन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कथन नहीं है कि जो चरितार्थ नहीं हो सकता है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि प्राचीन भारत में ऐसा होता देखा गया है। जैसे आरंभिक वैदिक सिविलाइजेशन में जब कुछ इस तरीके की रूढ़ियाँ शायद पैदा हो गई हों, तभी आपको बौद्धिज़्म के जन्म की जो है स्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो अपना धर्म है उसके अंदर यदि अब एक तरीके की इतनी आडंबर या इतनी रूढ़ियाँ आ गई हैं कि वो नई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो पुरानी ही चीज़ों को अक्षरशः मान ले रहा है और इतनी गहराई से उस चीज़ को मान रहा है
कि अब समाज का पतन होना आरंभ हो गया है या हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में धर्म को बदल दिया जाना चाहिए। ये कथन गोपाल हरि देशमुख की तार्किकता और उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी दूरदृष्टि को ही प्रमाणित करता है। शायद यही वजह है कि इनको समाज के हित की बात करने वाला और एक कम्युनिटी के हित की बात करने वाला और उस बात को बहुत स्ट्रांगली उसका समर्थन करने वाले होने की वजह से लोकहितवादी का नाम दिया गया हो सकता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने कहा कि यदि कोई धर्म समाज के विकास, समाज के उत्थान के लिए कारगर सिद्ध नहीं है या समाज के विकास की दिशा में हानिकारक है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। इफ़ अ रिलीजन कैन नॉट अपलिफ्ट द सोसाइटी और द सोशल ऑर्डर, इट कैन बी अल्टर्ड। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। ये प्रश्न तो कई बार देखा गया है कि लोकहितवादी के नाम से निम्नलिखित में से किन महापुरुष को जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी? आंसर है गोपाल हरि देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे हिंदी में बोला जाता है भारत सेवक संघ। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे हिंदी में बोला जाता है भारत सेवक संघ। स्थापना इसकी होती है 1905 में और इसकी स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में अग्रणी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले was the moderate leader of the Congress. He is also considered as the political guru of Mahatma Gandhi. क्योंकि इनके द्वारा दी गई एडवाइस, इनके द्वारा दी गई सलाह कि पहले आप पूरे भारत को जानिए और भारत को समझने का प्रयास करिए, फिर आंदोलन को संगठित करिएगा। ये जो सलाह थी ये महात्मा गांधी ने एक गुरु मंत्र के रूप में ली। भारत लौटते ही पूरे भारत की यात्राएं की गई हैं। उन यात्राओं से भारत को समझने का प्रयास किया गया है और भारत को संगठित किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो महात्मा गांधी का एक व्यक्तित्व उभर के आता है तो उसमें गुरु के रूप में प्रेरणा उनको गोपाल कृष्ण गोखले के ही द्वारा दी जाती है। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान भी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के बीच में बहुत पत्राचार देखने के लिए मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले युवाओं को पूरे भारत में, भारत देश की सेवा के लिए इकट्ठा करते हैं, उनको संयोजित करते हैं और संवैधानिक तौर पे राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और पूरे राष्ट्र में युवाओं को, पूरे राष्ट्र में मिशनरीज़ को राष्ट्रहित के लिए निस्वार्थ रूप से और एक धार्मिक भावनाओं के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ पर को बताना चाहूँगा, धार्मिक भावना और धार्मिक उन्माद में फ़र्क है। देखिए, हर दौर के अंदर आप चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ख़ास तौर पे वो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आपके लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि धार्मिक भावना और धार्मिक उन्माद क्या चीज़ है, और यदि आपके अंदर धार्मिक भावना चरमोत्कर्ष में है तो उन्माद का रूप किन परिस्थितियों में वो ले सकती है, इनको जाना जाना अनिवार्य है। क्योंकि अधिकांशतः जब हम किसी ऐसे सामाजिक एट्रॉसिटी, ख़ास तौर पे धार्मिक दंगों की बात करते हैं तो वहाँ पर को उन्मादित व्यक्ति हैं जो धार्मिक उन्माद से, धर्मांधता से प्रेरित हैं और वह इस तरीके के कार्य कर देते हैं या इस तरीके के कार्यों का समर्थन करते हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तौर पे करें, लेकिन वो उस धार्मिक धर्मांधता से या धार्मिक उन्माद से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हैं। लेकिन यदि आप धार्मिक भावना के व्यक्ति होंगे तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी धर्म की अवहेलना या उस धर्म को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर एक है और इस एकेश्वरवाद को प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति जानता है और अपने धर्म की गरिमा को वह मानव गरिमा से या मानव जीवन से कभी भी ऊपर लेके नहीं चलता, क्योंकि हर धार्मिक व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मानव जीवन।
और धर्म जीवन जीने की एक शैली तो हो सकता है, लेकिन मानव हित या मानव जीवन को छीनने का एक उपक्रम या एक साधन कभी भी नहीं हो सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जिस धार्मिक भावना के साथ निस्वार्थ रूप में देश सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया, वह धार्मिक उन्माद नहीं था, वह प्रत्येक धर्म के लिए था, सर्वधर्म के लिए था। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ठीक है, तो श्रीनिवासन शास्त्री जो हैं वो फिर इसकी अध्यक्षता या फिर इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ को आगे की तरफ को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब होती है, 1915 में। ये प्रश्न भी बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसे आगे ले जाने का काम, इसको आगे बढ़ाने का काम कौन करते हैं, तो आंसर होगा श्रीनिवास शास्त्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किन लक्ष्य या किन उद्देश्यों के साथ काम कर रही थी, वो उद्देश्य हैं भारत देश की सेवा, देश सेवा, राष्ट्र धर्म, इस सोसाइटी का लक्ष्य था। मिशनरीज़ को तैयार किया जा रहा था, भारत के अंदर युवाओं को तैयार किया जा रहा था कि राष्ट्रहित में निस्वार्थ रूप से काम करें, देश सेवा निस्वार्थ रूप से करें, लेकिन तरीके संवैधानिक होंगे और आपके अंदर एक निस्वार्थ भाव होगा जो धार्मिकता से जुड़ा हो, तो सोने पे सुहागा की बात है। धार्मिक उन्माद नहीं, धार्मिकता, धार्मिक समर्पण की बात चल रही है।